नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक ज़रूरी सूचना, आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। हालांकि अब तक 1200 से अधिक प्रश्न आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना तो संभव नहीं है, लेकिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य देने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना नंबर लिख रहे हैं, तो कृपा करके ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों पर ढैया की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से होने जा रही है। साढ़े साती या ढैया, इसका नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक अजीब तरह का भय और आशंका जन्म लेने लगती है, क्योंकि ये धारणा है कि साढ़े साती और ढैया बहुत ही ख़राब होती है और अब जीवन में कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़े साती या ढैया में सब कुछ खराब ही होगा, क्योंकि ये समय ऐसा होता है, चाहे वो साढ़े साती हो चाहे वो ढैया हो, अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव आपको रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आपके जीवन में और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या उपाय करने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ढैया क्या होती है, कब प्रभावी होती है और इसका क्या फल होता है। फिर बात करेंगे 17 जनवरी से आगे के समय के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, ये है कालपुरुष कुंडली। इसमें मैंने केवल संख्याएं लिख रखी हैं और उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है, कैसे शुरुआत होती है। देखिए, अब यहाँ लग्न भाव है पहला भाव, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है धन का भाव, 3 लिखा है पराक्रम का भाव, 4 लिखा है सुख का भाव, 5 लिखा है संतान का भाव, 6 लिखा है रोग ऋण शत्रु का भाव, 7 दाम्पत्य सुखों का, 8 कष्टों का भाव, 9 भाग्य का भाव, 10 कर्म का भाव और 11 लाभ का भाव। और इसी के आधार पर राशियां भी होती हैं। 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि और 12 का मतलब मीन राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि, 10 का मतलब मकर राशि। तो संख्याओं से जो है भाव का भी पता लगता है और राशियों का भी पता लगता है। अब साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती का मतलब 7.5 साल का टाइम पीरियड। शनिदेव सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि या चंद्र राशि से 12वें पर शनि का गोचर होता है, तो उसी समय से जीवन में साढ़े साती का आरंभ होता है। अब मान लीजिए आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि जो है वो मेष राशि है, तो मेष राशि से 12वें यानी कि मीन राशि में। अब यहाँ 1 लिखा है, यानी मान लीजिए मेष राशि ये हो गई 1 नंबर, तो इससे 12वें यानी मीन राशि। तो जब शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा तो मेष राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 2.5 वर्ष के बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे,
तो दूसरा चरण, और जब अगले भाव में गोचर करेंगे तो तीसरा चरण आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी राशि पर साढ़े साती की शुरुआत होती है, तो साढ़े साती की शुरुआत जब शनि उससे एक राशि पीछे गोचर करते हैं। अब जैसे शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा तो 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव मीन राशि में ही आ जाएंगे तो साढ़े साती के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, और इसके बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी, और जब शनिदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे जिस भी दिन, उसी दिन साढ़े साती की समाप्ति होगी। तो इस तरह से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष का समय ये लगता है। शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े साती कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर जन्म राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो उसे साढ़े साती या ढैया भी कहते हैं। साढ़े साती के प्रथम चरण में क्या होता है? आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। धन को प्राप्त करने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है, और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दूसरा चरण है वो सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो दाम्पत्य सुखों को प्रभावित करता है, यानी कि आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो बात करते हैं इसी के आधार पर कि साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने ये समझ लिया होगा कि ढैया कैसे शुरू होती है। एक बार फिर से समझा दूं। जब लग्न से चौथे या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, ये आपका लग्न भाव है। यहाँ से आप गिनिए 1, 2, 3 और 4, चौथा भाव। यहाँ पर शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 में होगा। तो 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया की शुरुआत होगी, जो कि अगले 2.5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। वर्तमान में शनि का गोचर पराक्रम भाव में है। मैं आगे बढ़ने से पहले पिछले 2.5 वर्ष में आपके साथ क्या क्या समस्याएं आई होंगी, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। हालांकि शनि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट शनि ने आपको दिया होगा, फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको समस्या आई होगी। देखिए, शनि की दृष्टि पड़ी पंचम भाव पर। अब पिछले 1 वर्ष से देवगुरु का गोचर पंचम में है। शनि और देवगुरु जब दोनों ही एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पिछला 1 वर्ष तो आपका अच्छा बीता होगा, खास करके शिक्षा और संतान की दृष्टि से। लेकिन उससे पहले का जो 1.5 वर्ष है, उस गोचर काल में शनि और गुरु का संबंध नहीं बना होगा, इसलिए वो 1.5 वर्ष जो हैं वो शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से खराब रहे होंगे। शनि क्या हैं? शनि परिश्रम के कारक हैं और शनि आलस्य के भी कारक हैं। तो चूंकि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं शनि,
आपके उत्साह में कमी आई होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी। तो चूंकि शनि किसी भी चीज़ को स्लो कर देते हैं, मंद कर देते हैं, तो भाग्य का भी कम सपोर्ट आपको मिला होगा। और शनि का जो सबसे खराब रिजल्ट आपको मिला होगा वो शनि की दशम दृष्टि के कारण। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है भाव 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या है? खर्चों का होता है। तो आपके खर्चे बढ़ गए होंगे, जितनी आपकी इनकम थी उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च हुआ होगा। और खर्च किन बातों पर हुआ होगा? देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, और छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का होता है। और मंगल से और शनि का शत्रुवत संबंध है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी, खास करके पैरों से संबंधित समस्याएं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन समस्याओं ने आपको ज़्यादा परेशान किया होगा। और चूंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक हैं, और मंगल आपकी राशि के भी स्वामी हैं, स्वाभाविक है कि क्रोध भी आपको आया होगा शनि के कारण। अगर कहीं आपका कार्य प्रभावित हुआ हो, पैसा न मिल पाया हो, आपने कार्य कर दिया, पैसा नहीं मिल पाया, चूँकि शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, आपने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया, कार्य किया, पेमेंट रुक गया, या इस तरह का और भी कोई कार्य जहाँ पर आपने कार्य तो किया, पैसा नहीं मिला, स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि मानसिक अशांति जन्म लेती है, क्रोध बढ़ता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, और फिर कभी कभी कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ जाती है। तो आपका जो पैसा है वो खर्च हुआ होगा दवाइयों पर, डॉक्टरों पर, या कोर्ट कचहरी के मैटर्स को सुलझाने में। विदेश जाने के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी, और विदेश से पैसा आना था उसमें भी रुकावट आई होगी। ये हो सकता है कि आपके साथ विदेश को लेकर के कोई चीटिंग भी हो गई हो, किसी ने आपसे पैसा ले लिया विदेश भेजने के नाम पर और उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। इस तरह की घटनाएं भी हुई होंगी। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि कमज़ोर स्थिति में थे, या फिर शनि पीड़ित थे, शत्रु भाव में थे, नीच की स्थिति में थे, या जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान थी, उनके साथ कुछ न कुछ अवश्य हुआ होगा। अब आइए बात करते हैं कि 17 जनवरी से और 29 मार्च 2023 तक आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले 17 जनवरी से और 29 मार्च में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। आपके लग्न के स्वामी है मंगल, और शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। आप बजरंग बली की शरण में तुरंत चले जाइए, हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ, और हर मंगलवार को मंदिर में जाइए, हनुमान जी के उनके चरणों में बैठिए, अपनी समस्या बताइए, उनको लड्डू का भोग चढ़ाइए, और साथ ही साथ पूरे मन से 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आपके पास हो वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक तो शनिजन्य रोगों से, शनिजन्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, और दूसरे आपका पराक्रम पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, और आप पर आने वाली जो समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे बजरंग बली। ये आप पहले ही शुरू कर दीजिए। अब होगा क्या
कि शनि जब चतुर्थ भाव में आएंगे, ढैया की शुरुआत होगी। इन 2.5 वर्षों में चतुर्थ भाव क्या होता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन। राशि के स्वामी मंगल जो कि भूमि के कारक हैं, और शनि चतुर्थ भाव में जो कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इन 2.5 वर्षों में आप नोट कर लीजिए क्या क्या होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई भूमि खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, या कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। ये सब होगा। लेकिन समस्या कहाँ पैदा होगी? समस्या पैदा होगी माता के स्वास्थ्य को लेकर। माता का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। दशम के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य से भी शनि के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, शत्रुवत संबंध माना जाता है। देवगुरु पंचम में गोचर कर रहे हैं, और 21 अप्रैल तक शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। लेकिन जैसे ही देवगुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे, स्वामी इसके हैं मंगल। मंगल और गुरु दोनों ही एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे और शनि के कारण उनके रिजल्ट्स डिले हुए थे, वो सभी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपको जॉब मिल जाएगी। चूँकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, अगर आपने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या पुलिस विभाग में अप्लाई किया था, आपको वहाँ सफलता मिल सकती है 21 अप्रैल के बाद अगले 1 वर्ष तक। क्योंकि 21 अप्रैल से 1 वर्ष तक देवगुरु का गोचर छठे भाव में ही होगा आपकी कुंडली में, तो आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ये गोल्डन चांस रहेगा पूरा 1 वर्ष। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि शनि और गुरु अगर किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 21 अप्रैल 2023 से लेकर अगले 1 वर्ष तक आपको छठे भाव के रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पुलिस विभाग में, डिफेंस सर्विसेज में, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और विदेश में। क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, तो विदेश में आपको जॉब मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थीं वो भी धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएंगी। देवगुरु जब छठे भाव में आ जाएंगे तो मंगल के कारण जो आपके अंदर क्रोध और उग्रता की स्थिति उसे समाप्त करेंगे। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, गुरु काउंसलिंग कराते हैं। तो मंगल पर जब गुरु के ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा, आपका मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, तो कोर्ट कचहरी के मैटर्स भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, गुरु की पंचम दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि। कुंडली के दशम भाव को गुरु और शनि दोनों मिलकर के प्रभावित करेंगे अगले 1 वर्ष तक। तो शनि से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, और गुरु से संबंधित कार्य करते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आपकी कोई मेडिकल स्टोर है, या फिर आप केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर या स्क्रैप का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, या आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं,
वकालत का कार्य करते हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर आपका कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एमबीए, एमसीए, या कोई मेडिकल कॉलेज है, या इस तरह का कोई कार्य आपका है, या फिर आप धर्मगुरु पुरोहित हैं या कथावाचक हैं, ऐसे जो भी कार्य जो कि शनि से या गुरु से रिलेटेड हैं, यानी जो कार्य जिसमें परिश्रम की आवश्यकता हो या वो कार्य जिसमें ज्ञान की आवश्यकता हो, तो ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपकी परिश्रम क्षमता बढ़ेगी, और जब परिश्रम के साथ ज्ञान का भी समावेश होगा तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और इसके बाद शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि और मंगल में संबंध अच्छे नहीं हैं। तो क्रोध बढ़ेगा, आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, तो उससे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप बजरंग बली की उपासना करें, और साथ ही साथ मैं आपको शनि के उपाय भी बताने जा रहा हूँ, तो उन उपायों को भी करते रहें, तो ढैया का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को
चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।